बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा डियर मेंबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब मेरे ख्याल तीसरी या चौथी अटेम्प्ट लेने लगे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि हम जो रिसेंटली सिविल जज के एग्ज़ाम हुए हैं, हम उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं और हम उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग फेल हुए हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोग भी मेरे साथ जो है वो कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जब हम ये पेपर कर लेंगे तो हमें अपनी बहुत सारी वीकनेसेस का पता चलेगा। ना सिर्फ हमें अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा, बल्कि हमें ये भी पता चलेगा कि हमने किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है हम लोगों ने स्टडी करनी है। ठीक है, और एक बात मेरी याद रखें, ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। आप ना वो गूगल ड्राइव से जब मैं पढ़ा रहा था, रिटर्न की तैयारी करवा रहा था, तो आप अगर वो मेरा ऑडियो लेक्चर सुने ना, तो आप देखें मैं कैसे बार बार कह रहा हूँ कि डियर मेंबर्स, ये इंटरम मेंटेनेंस वाला ऑर्डर, ये फैमिली कोर्ट के इंटरम ऑर्डर्स बड़े ही अहम हैं। इनके बगैर आपका रिटर्न क्लियर नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको आ जाना है, ये क्वेश्चन आपको आ जाना है। और मैं उनको बार बार ये बात कह रहा हूँ, और ना सिर्फ कह रहा हूँ बल्कि मैंने वो सारे ऑर्डर जो है वो लिख के भी दिए। वो बेशक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव से। ठीक है, अच्छा वो लिख के भी दिए। तो अब अगर आप में से कोई फेल हो गया है और उसने वो लेक्चर नहीं देखा था या वो डाउनलोड करके नहीं सुना था, वो नोट्स नहीं देखे थे, तो उसके लिए कितना बड़ा पछतावा है। लिहाजा खुदारा मेरे साथ साथ चलें, साथ के साथ कवर करें। ये ना सोचा करें कि भाई चलो कर लेंगे, ठीक है, मिल गया लेक्चर देख लेंगे। ऐसे नहीं है। सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। Success is the name of consistency. Success is the name of passion and determination. और इसमें एक एक लम्हा आपका कीमती होता है। लेकिन अब रिजल्ट आए को तकरीबन महीना हो चला है, ठीक है ना, 15-20 दिन हो चले हैं, तो को पता चलता है वक्त का। प्लीज प्लीज अपने आप को गो थ्रू करें। ठीक है, यानी अपने आप को एक्टिव करें और साथ के साथ काम जो है वो मुकम्मल करें। ठीक है, ले जी, आज हमारी जो प्रोपोजिशन है इसको तो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक इंटरम ऑर्डर, फैमिली इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर लिखने का ही ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये किस चीज़ का ऑर्डर है, आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग भी मैं क्लियर करूँगा। यानी मैं आपको बताऊँगा कि एक कोई भी ऑर्डर अगर पेपर में आ जाता है तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आपने उसको लिखना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मैं आपको लेक्चर शुरू होने से पहले ये कहूँगा कि ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब वो नेक्स्ट लेक्चर आना हो तो वो आपको मिल जाए। एक दफ़ा आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो फिर ये है कि कल को किसी भी वक्त अगर आप देखना चाहें कि मज़ीद कौन से लेक्चर अपलोड हुए हैं, तो वो अपनी लिस्ट में से निकाल के आप उसको जो है वो देख सकते हैं। ना सिर्फ आप इसको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बल्कि शेयर विद ऑल। अगर मैं फीसबिलिल्लाह आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है आप भी औरों के साथ शेयर करें। ठीक है, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना कि मैं ये अब आया है तो मेरे तक ही रह जाए, नॉट एट ऑल। आपको क्वेश्चन होगा उस पर। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये है, इसको अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे इसका लिंक कॉपी पेस्ट करें ताकि मैक्सिमम लोग उसको जो है वो जान सकें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसके अलावा फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन करें, और इसके अलावा जो है वो हम डेली डिस्कशन करते हैं बैंड के ऊपर ना। ठीक है, अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया आप उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये जो लेक्चर होगा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आपने जो है वो मेरे से आपने ज़रूर पूछना है। ठीक है, लीजिए हम एक दफ़ा फिर वापस आते हैं। क्वेश्चन ये है, वो कहता है यू आर वर्किंग एज ए जज ऑफ फैमिली कोर्ट, अ सूट फॉर मेंटेनेंस इज प्रेजेंटेड before you on the date of first appearance of the defendant. You are required to fix interim monthly maintenance for wife and children.
please write an interim order for maintenance. Note, in this order you can write on the facts and circumstances as you wish. ये जी वो ये बात कहता है, बेशक आप इसको पॉज करके ना वीडियो को, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक दो बार पढ़े, खुद समझने की कोशिश करें। उर्दू में मैं बता देता हूँ, कहता है जी कि आप जज हैं और आपने इंटरम मेंटेनेंस जारी करनी है, किसकी, बच्चे की और वाइफ की, ठीक है। अपने फैक्ट्स बना लो और मुझे खर्चा लगा के दिखा दो, सही है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो है इससे पहले यानी इसको अटेम्प्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम दो चीजें कवर करेंगे, एक तो ये क्वेश्चन और एक है आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग। तो सबसे पहले इस प्रपोजिशन से हट के एक ऑर्डर लिखने के क्या पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो पैरामीटर्स क्या होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको वो सारे के सारे जो है ना वो लिख के और वो गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो रखे हुए हैं। आप उसको एक दफा गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, इम्पोर्टेंट फैमिली एंड गार्डियन ऑर्डर, सारे ऑर्डर मैंने दिए थे इसमें मेंटेनेंस वाला। अगर आप 10 नंबर पे देखें ना, इब्तदाई मसाला नाकाम, खुला के बाबत हुक्म जारी, आरजी खर्चा जारी, ये देखें आरजी खर्चा जारी। तो मैंने ये ऑर्डर आपको पहले लिखवाया हुआ है, इस पे ऑडियो लेक्चर भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑर्डर है ना, यहाँ पे ना नीचे जाके मैंने वो बताया हुआ है। अच्छा, कि वो एक ऑर्डर लिखने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। एक ऑर्डर जो है आपने जो वो क्या कहते हैं, एक ऑर्डर आपने लिखना होता है, उसके क्या तरीके क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि मैं ये नहीं चाहता कि आपको इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर लिख दूँ तो आप लिख लें, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ आपको वो फन बता दूँ कि आप कोई भी ऑर्डर खुद लिख सकें, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने क्वेश्चन से हट के वो पैरामीटर्स देखने लगे हैं जो कि ज़रूरी हैं किसके लिए, उसको लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे जो पहली चीज़ है ना जी वो ये है कि एक जो ऑर्डर होता है ना जी, एक ऑर्डर जो होता है, ठीक है, उसके कुछ वो स्पेसिफिक हिस्से होते हैं। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी वो अटेम्प्ट है ना, एक मिनट है, ये देखें, ये लिखा हो ना ऑर्डर, तो ये हर ऑर्डर में लिखा जाना है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि ऑर्डर का लफ्ज होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए, प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की। तो ये कोई भी ऑर्डर आप लिखेंगे तो उसके ये एसेंशियल होंगे। अगर एप्लीकेशन है तो प्लेंटिफ की जगह पटिशनर लिख देंगे और डिफेंडेंट की जगह रिस्पोंडेंट लिख देंगे, और अगर दावा है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ना ये हमेशा स्टैटिक रहते हैं, ऑर्डर हो गया, डेट हो गई, अटेंडेंस हो गई। अब ये जो बॉडी है ना, बॉडी ऑफ द ऑर्डर, ये इसके 3 हिस्से होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आप एंड पे आइएगा जरा, एंड इसी तरह अनाउंसमेंट और फिर डेट, ये एंड पे। और ये XYZ ये जज का नाम है, जाहिर बात है XXZ जज का नाम है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कोई इशू ना बने एग्जाम में। उसके बाद जज फैमिली कोर्ट और नीचे उसका डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ पे पोस्टेड है, तो ये पूरी स्टैंप है, ठीक है। ये स्टैंप भी आपने पेपर में बनानी है, ये स्टैंप। तो एक आर्ट ऑफ राइटिंग में, आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग में हम ये बात कह सकते हैं कि भाई आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग में दो चीजें हैं। एक ऑर्डर स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं, एक है स्टैटिक पोर्शन जो कि हमेशा वही रहता है, जो कि मैं आपको, और एक होता है डायनामिक पोर्शन जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ द ऑर्डर। वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो हमने किस तरह से जो है वो उसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहें तो हम एक अपनी वो निकाल के, तो हम सारा ऑर्डर राइटिंग की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम लिखते भी जाते हैं कि हमने ये देखा है, एक हमने देखा है स्टैटिक पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि एक वर्ड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, उसके बाद अटेंडेंस
ऑफ द पार्टीज लिखी जानी चाहिए, ठीक है। और फिर आखिर पे अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का वर्ड होना चाहिए और उसके नीचे फिर क्या होनी चाहिए, वो डेट होनी चाहिए, ठीक है। अनाउंसमेंट अलोंग विद, जिसको उर्दू में कहते हैं सुनाया गया, विद डेट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके साथ कोड स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो पोर्शन है जो कि क्या होना चाहिए जी, उसका स्टैटिक होगा पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन होगा किसका, एक ऑर्डर का, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन होगा, ये मैंने जो है वो, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया ना स्टैटिक पोर्शन। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक ऑर्डर राइटिंग का। अब जो दूसरी चीज है वो है उसका डायनामिक पोर्शन। कौन सा, ये तो स्टैटिक पोर्शन था ना, अब है डायनामिक पोर्शन। डायनामिक से मुराद क्या है, जो बार बार चेंज होता रहता है, डायनामिक पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब हम अपनी असाइनमेंट दिखाते हैं, इसमें पहला पैरा पढ़े। टू द केस वाज फिक्स फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट। यानी पहले पहले पैरे में आपने उसको बताना है कि आज केस किस लिए फिक्स था। तो मैंने लिखा है कि आज डिफेंडेंट ने पेश होना था और साथ में उसने रिटर्न स्टेटमेंट लेके आनी थी। ये पहला पोर्शन हो गया किसी भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का। अच्छा, और दूसरा पोर्शन कि आज क्या करना है, कि मसलन आज उसने जवाब दावा दिया है या नहीं, यानी जो आज कार्रवाई हुई है, जवाब दावा दिया है कि नहीं दिया, वो आया है या नहीं आया। और फिर अगर कोई और कार्रवाई हुई है, कोई खर्चा लगाना है, तो वो उसका जिक्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्शन है। और एंड वाला पोर्शन क्या है कि नाउ कम फॉर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज फॉर प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। कि आखिरी पोर्शन ये बताता है कि अब केस को किस लिए एडजर्न करना है, ठीक है। तो एक ऑर्डर के कितने हिस्से होते हैं बच्चों, तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट क्या होता है जी उसका, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फॉर व्हाट पर्पस द केस वाज फिक्स, ये बताना है। और दूसरे में क्या होना है, व्हाट हैज बीन डन टुडे, जो आज हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्या है, फॉर व्हाट पर्पस द केस हैज बीन एडजर्न। लो जी, ये तीनों चीजें उसमें बतानी जो है वो डायनामिक पोर्शन में। तो फिर अभी तक मैंने आपको क्या बताया भाई, कि एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक कौन सा पोर्शन होता है, डायनामिक पोर्शन होता है, ठीक है। और जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको हमने देखा और डायनामिक पोर्शन को हमने देख लिया कि वो किस पर्पस के लिए फिक्स था, ठीक है। और व्हाट हैज बीन डन, और फॉर व्हाट पर्पस द केस हैज बीन एडजर्न, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा, ये जो है ना, ये डायनामिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन, इसका वो जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, वो असाइनमेंट जो गूगल ड्राइव पे भी पड़ी है, उसमें देखें नीचे जाके ना एक फॉर्मेट बना के दे दिया गया है। ये मेरे ख्याल ये है, ये देखें, आप इसको अच्छी तरह से रट्टा लगा लें, देखें। यानी एक आपको वो पोर्शन जो है वो क्या कर दिया गया है, वो बना के दे दिया गया है। एक वो यानी सारा कुछ करके दे दिया गया है। तो आप जो है अब क्या करें जी, उसकी खुद से वो आप उसको जो है वो उसकी सेटिंग वगैरह करके, तो उसको आप बार बार जो है वो याद कर लें, ठीक है।
ग्रेड, ये एक पोर्शन हो गया। तो ये आप इसको अच्छी तरह से आप एक स्केच बना के तो इसको आप क्या कर लें, याद कर लें किसी भी ऑर्डर के लिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलें। होप कि आपको ऑर्डर की वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी भी समझ आ गई है। और उसके बाद अब हम जो है ना, अच्छा व्हाट हैज़ बीन टुडे, ये वो पार्ट है जिसमें एक्चुअली हमारा क्वेश्चन कवर होगा। मतलब वो कहता है इंटरम मेंटेनेंस लगाओ, या आप वो जो आपको वो असल में जो क्यूरी दे रहा है वो किस में आपने हल करनी है, यहाँ पे आके आपने हल करनी है किसके अंदर, इसके अंदर। अच्छा, इसके लिए ना मेरी बात सुने आप, इसको इसको जानने के लिए कुछ चीजें हैं जिनका आपको आना ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। मसलन अब आपने अगर किसी क्यूरी का जवाब देना है ना, ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले तो आपको उसको उसके बारे में ना बेसिक लॉ जो है उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, बेसिक लॉ के ऊपर जिसके तहत वो क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको उसके ऊपर ग्रिप है ना, उस बेसिक लॉ के ऊपर, तो बिलीव मी आपके लिए कोई इशू नहीं है कि आप वो ऑर्डर लिखें। क्यों? देखिए, फैक्ट्स के ऊपर आप क्या करते हैं, लॉ इंप्लीमेंट करते हैं और विद रीजनिंग आप ऑर्डर करते हैं। तो रीजनिंग जो होती है वो खुद से थोड़ी देनी होती है, वो तो लॉ के अंदर लिखी होती है ना कि ये या वो प्रेसिडेंट के थ्रू ले डाउन होती है कि भाई ये जो है ना इन इन चीज़ों की बुनियाद पे ये। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करनी है ना, तो भाई उसका एक बेसिक लॉ है। कौन सा है जी? वो क्या कहते हैं उसको, आर्डर 17A कुछ वो बताता है, सेक्शन 17A बताता है इंटरम मेंटेनेंस के बारे में। फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट्स में भी है कि अगर आप इंटरम या फाइनल मेंटेनेंस लगानी है तो आर्बिट्रेरीली नहीं लगा देनी, बल्कि आपने क्या करना है, उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि जिसका खर्चा लगाना है सबसे पहले उसकी ज़रूरियात देखो। क्या है उसकी ज़रूरियात, तो मसलन वो स्कूल जाता है, उसकी इतनी फीस है, ठीक है। मसलन वो स्कूल जाता है, उसकी इतनी फीस है। और फिर इसके अलावा फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे बच्चा बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, उसका मंथली इतने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। मसलन फिर ये भी है कि बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अब्रॉड पढ़ने जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, ये एक पैरामीटर है। एक्चुअली ना जो नीड्स होती हैं ना वो दो किस्म की होती हैं, एक बेसिक एक स्पेसिफिक नीड्स, हम उधर चलते हैं। अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या है जी कि डिफेंडेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कमाता कितना, रेडी लगाता है या वो 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, उसको भी सामने रखना आपने। तीसरी चीज़ ये है कि वो अमीर कितना है, उसके फाइनेंशियल सोर्सेज, भाई उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और वो उसने रेंट के ऊपर दी हुई हैं, उसकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज है। तो ये भी वो जो रेट ऑफ मेंटेनेंस लगाना है कोर्ट ने, तो उसका तीसरा पैरामीटर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चले आप, फिर उनका सोशल स्टेटस पार्टीज का, मसलन दोनों पार्टियां पोश एरिया जो है वो लाहौर का या इस्लामाबाद का वहां रिजाइड करती हैं। अच्छा, और फिर जो डिफेंडेंट है उसका बैंक बैलेंस भी है और उसके पास अपनी गाड़ी भी है, वो एक लग्जरी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। फिर दोनों पार्टीज हाईली क्वालिफाइड हैं और वो जो है वो क्या कहते हैं पढ़ा भी रहे हैं, ऑफिसर के तौर पे वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे, अच्छा या उसके वाइस वर्सा देख लेते हैं कि वो पार्टीज जो हैं वो जो है वो क्या कहते हैं विलेज में रहती हैं, ठीक है, और वो इलिटरेट हैं, और फिर इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि वो लगाता भी एक छाबड़ी लगाता है, ठीक है। तो फिर जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है वो सर्टेन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे फिक्स होती है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बेसिक लॉ और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट्स हैं, किसके ऊपर उस वो जो आपने ऑर्डर करना है उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, अब उसका तरीकेकार क्या होगा कि आपने वो ऑर्डर करने से पहले वो लॉ आपके ज़हन में हो, फिर आप उसको फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके तो आप उसको क्या करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे। एक दफा आपका ग्रिप हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए,
ठीक है, तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है कि आप उस पर जो है वो ऑर्डर ना कर सकें। ठीक है, ले जी मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं। आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग को हमने ये देखा कि कोई भी ऑर्डर लिखने के दो हिस्से होते हैं। एक उसका डायनामिक स्टैटिक पोर्शन होता है जो चेंज नहीं होता, ठीक है, और उसके भी कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो चीज़ें हैं और उसका एक ख़ास पैटर्न है, तो वो आप उसको रट्टा भी लगा सकते हैं, उसको अच्छी तरह आप देख भी सकते हैं। और एक डायनामिक पोर्शन होता है, उसके तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, एक ये है कि केस किस लिए फिक्स है, और फिर आज क्या हुआ है, और फिर आइंदा उसमें क्या होगा, उसकी बुनियाद पे फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे। ले जी, हो कि आपको समझ आ गई। अच्छा, आप मेरी बात सुने, अब ये वाली आपको मटेरियल मिल जाएगा, ये गूगल ड्राइव के ऊपर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं, इसको डाउनलोड करके, ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने ना असली उर्दू में लिखा है ताकि आपको ऐसे लगे जैसे ना आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, तो इसको आपने देख लेना है। और फिर ये बहुत सारे फैमिली ऑर्डर्स भी जो हैं वो इसके अंदर जो है ना वो लिखे हुए हैं, तो इसको आपने जो है वो देख लेना है। अब हम दोबारा जो है ना वो अपने उसके ऊपर जो है वो वापस चलते हैं, किसके ऊपर, अपने क्यूरी के ऊपर। अब आ जाते हैं, कहता यू आर वर्किंग एज ए जज ऑफ ए फैमिली कोर्ट, a suit for maintenance is presented before you on the date of first appearance of the defendant. You are required to fix entire monthly maintenance for wife and children. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, wife and children. Please write an interim order for maintenance. ठीक है, note in the order you can write down the facts and circumstances as you wish. ले जी, ये हो गया, ये क्यूरी हो गई हमारे सामने। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, तो सबसे पहले हम उसके किस पे जाएंगे, वो स्टैटिक पोर्शन, वो तो आप देख लेंगे। अब वही बात जो मैं आपको कहने लगा था कि वो केस में सबसे पहला पैरा क्या होगा कि वो केस किस लिए फिक्स है आज। ठीक है, तो आप गौर करें। आप मुझे जरा बताएं ना, फैमिली लॉ में मैंने आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाया है। डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस वो जिस दिन डिफेंडेंट ने समनिंग के बाद अदालत में आना होता है, तो वो डिफेंडेंट आएगा, तो एक तो हम उसमें ये लिखेंगे कि टुडे द केस इज फिक्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। देखिए, ऑर्डर के अंदर से चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, एक तो ये चीज लिखेंगे। फिर हमने लॉ में पढ़ा हुआ है कि जिस दिन उसने आना है उसने साथ में क्या लेके आना है, रिटर्न स्टेटमेंट भी लेके आनी है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे टुडे द केस इज फिक्स फॉर, किस लिए, फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट एज वेल एज फॉर द सबमिशन ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब आप मेरी बात सुने ना, अब वो जो आपकी असाइनमेंट है आप उसके ऊपर आए जरा, एक मिनट। अब इसका पहला हिस्सा जो है वो पढ़े जरा। हाँ, टुडे द केस वाज फिक्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड सबमिशन ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों जी, समझ आ गई आपको? तो वो अगर आपको लॉ पे ग्रिप है ना, तो स्कीम खुद ही बन जाती है, क्वेश्चन के अंदर से चीजें मिल जाएंगी कि आज केस किस लिए फिक्स था। ठीक है, मसलन अगर उसने आपको एक्स पार्टी ऑर्डर लिखने के लिए वो दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, ऑर्डर आ जाता है, तो उसका भी जो पहला पोर्शन होगा वो क्या होगा कि आज उसकी अपीयरेंस के लिए केस फिक्स था। अब अगले पैरे में जाके लिखेंगे कि वो नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई एक तरफा अमल में लाता हूं या लाती हूं। तो आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा जी, अब आ जाए आप वापस, अब हमने चलना है दूसरे पोर्शन के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये एक अलग बात है कि फर्ज करें अगर वो अपीयरेंस थी वो आज नहीं आया,
तो फिर जो आज का बॉडी ऑफ द ऑर्डर का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम ये लिखेंगे कि वो नहीं आया एक्स पार्टी, या अगर वो आ गया है तो उसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी तो हम लिखेंगे कि वो अपीयर हो गया है लेकिन वो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए टाइम मांगता है। तो अब जो लॉ कहता है कि अगर वो कोई रीजन देता है तो आप उसको मजीद 15 दिन का 14 दिन का टाइम दे सकते हैं। तो फिर हम ये लिख के कि वो मोहलत मांग रहा है तो उसको मोहलत दी जाती है, तो हम उस केस को अर्जन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा आप लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आज केस किस लिए फिक्स था और आइंदा केस ने किस लिए फिक्स होना था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है वो उसको जो है वो आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा, ये हमने पहला हिस्सा कर लिया ना उसका। अब व्हाट अच्छा बेसिक लॉ, अब जो हमने ऑर्डर करना है उसके अंदर क्या सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, मैंने बताया था वो बेसिक लॉ के ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। तो ये बेसिक लॉ क्या है जी, बेसिक लॉ क्या है, इसमें 17 है, सेक्शन 17 है या प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, और फैमिली कोर्ट एक्ट। तो जरा हम देखें वो जो फैमिली कोर्ट एक्ट है उसका 17 ये क्या कहता है। सूट फॉर मेंटेनेंस कह रहा है, इन ए सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट शैल ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट फिक्स इंटरम मंथली मेंटेनेंस फॉर द वाइफ और अ चाइल्ड, ठीक है, एंड इफ द डिफेंडेंट फेल टू पे द मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने, अब यहां से आप उठाएं कि एक तो कोर्ट ने डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस के ऊपर खर्चा लगाना है, फिर उसके बाद फिक्स इंटरम मंथली मेंटेनेंस वाइफ और चाइल्ड, एंड इफ द डिफेंडेंट फेल टू पे द मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ ईच मंथ। यानी हमारा जो ऑर्डर होगा उसमें हम ये भी लिखेंगे क्या कि जो इंटरम मेंटेनेंस हम फिक्स कर रहे हैं, इंटरम मेंटेनेंस बी पेड बिफोर 14th डे ऑफ ईच मंथ। मेरी बात फॉलो की आपने, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद वापस चले, and if the defendant fail to pay the maintenance by 14 each month, the decree defense of the defendant shall stand struck off and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of affirmation in the plaint and other supporting documents on record। यानी दूसरी चीज ये है कि अगर हम आज इंटरम मेंटेनेंस फिक्स कर रहे हैं तो उसमें हम एक वार्निंग का जिक्र करेंगे, क्या, इन केस ऑफ डिफॉल्ट of payment of interim maintenance, the case will be decreed to the extent of maintenance under section 17A of Family Court Act 1964। ठीक है, तो अब दो चीजें हो गई, कितनी, दो चीजें हो गई। एक हो गई कि इंटरम मेंटेनेंस का हमने जिक्र करना है बिफोर 14th डे पे, और फिर एक हमने किसका जिक्र करना है, वार्निंग का जिक्र करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो था स्टैट्यूटरी लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ। अब एक है थ्रू प्रेसिडेंट, जो है वो जो चीजें फिक्स की गई हैं वो क्या है, ठीक है। उसमें हमने जो रेट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स करना है ना जी, उसके सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं। मसलन सबसे पहले जो चीज है ना वो आपने ये देखनी है कि उसकी नीड्स क्या है, एक्सपेंसेस, जिसका खर्चा लगाना है उसकी नीड्स या एक्सपेंसेस क्या है वो आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा, वो जो एक्सपेंसेस या नीड्स है ना वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है बेसिक नीड्स। कौन सी, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है, फूड, क्लोथ्स और क्या आता है, मिल्क और मेडिसन और क्लोथ्स, ठीक है, ये आ जाता है। और एक होती है क्या बोला, स्पेसिफिक नीड्स। अब स्पेसिफिक नीड्स में क्या हो सकता है, मसलन एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, या उसकी कोई मेडिकल
ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये दोनों चीजें कोर्ट के सामने होंगी तो कोर्ट कोई खर्चा लगाएगा ना। अच्छा, इसकी लगता है आपको समझ आ गई। दूसरी जो चीज है वो मैंने आपको क्या बताया था, उसका सोर्स ऑफ इनकम ऑफ डिफेंडर, कि वो कमाता कितना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी, वो होगी हाँ, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अच्छा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या मुराद है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मुराद है कि वो कितना अमीर है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मुराद है उसकी रिचनेस के बारे में, उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं उसका जिक्र किया जा सकता है। और इसके अलावा उसकी जो लग्जरी लाइफ है, उसके बाद जो उसकी इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, हम उसका जिक्र करेंगे। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका जिक्र कर सकते हैं, बैंक बैलेंस का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लीज फर्क करें, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ डिफेंडेंट क्या है कि वो मंथली कितना कमाता है, वो कितना, और फाइनेंशियल सोर्सेज का मतलब ये है कि वो अमीर कितना है, उसके पास कितनी जायदादें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक ये है सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टीज, ये भी हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। मसलन उनकी एजुकेशन, मसलन उनका लाइफस्टाइल, ठीक है। फिर उनकी एरिया ऑफ रेजिडेंस, के मौसम वो पोश एरिया में रहता है, लग्जरी लाइफ वो एंजॉय कर रहा है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे क्या किया जाएगा, वो कोड जो है वो उसको फिक्स करेगा, किसको, उसको मेंटेनेंस को। तो वो जो मैंने आपको बात बताई थी, जो बात आपको मैंने बताई थी क्या, कि जो आपने रीजनिंग देनी है, जो ऑर्डर करना है, उसकी अगर लॉ के बारे में आपको ग्रिप है तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है कि आप वो ऑर्डर ना कर सकें, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब अगर मैं फैमिली लॉ की बात करूं तो यही चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप गौर करें। एक मेरे पास असाइनमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं, उसमें हमने वो पूरा सीखा था कि मसलन एक इंटरनल मेंटेनेंस अगर फिक्स करनी है तो उसकी क्या क्या जो है वो क्या कहते हैं वो पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग के अंदर हमने देखा था, ये देखें, इसमें हमने एक प्लेंट को वो करने का, वो मैं उर्दू में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आए। तो ये देखें, इसमें ना ये देखें, ये रेट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स करने के मैंने सारे पैरामीटर्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लेंगे, वैसे तो मैंने बता दिया है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना वो आगे चलते हैं। मैंने आपको लॉ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब हम इसकी बुनियाद पे क्या करेंगे, वो ऑर्डर लिख देंगे जो उसने कोर्ट में जो है वो कहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्यूरी में एक इशू है, वो क्या है, वो ये है कि जो इंटरम मेंटेनेंस है ना जी, एक होती है फाइनल मेंटेनेंस, एक होती है इंटरम मेंटेनेंस। दोनों में फर्क यह है कि जो इंटरम मेंटेनेंस है वो कोर्ट तुक्के से लगाती है, उसकी बात सुन के, उसकी बात सुन के पता नहीं कौन झूठा है, पता नहीं कौन सच्चा है, ठीक है। यानी अगर प्लेंटिफ ये कहता है, वो और हमेशा ही वो ये कहता है, वो कहता है जी ये तो 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, ठीक है, और वो कहता है जी हर बच्चे के लिए जो है वो 50,000 रुपया पर मंथ दिया जाए, तो हमने बिल्कुल उसकी बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर डिफेंडेंट क्या करे, उसको तस्लीम कर ले रिटर्न स्टेटमेंट में कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ, फिर एक और बात हो जाती है। अच्छा, इसी तरह डिफेंडेंट ये कहता है जी मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो जॉबलेस हूँ, तो हमने उसकी बात पे भी यकीन नहीं करना। तो इंटरम मेंटेनेंस में हमने किसी की बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है। हमने अपना इन्फ्लुएंस ड्रा करते हुए उस मेंटेनेंस को फिक्स करना है। लेकिन हाँ, अलबत्ता जब हम फाइनली लगाएंगे जजमेंट एविडेंस के बाद, जब फाइनल जजमेंट के थ्रू लगाएंगे तो फिर हम उनके एक एक
पॉइंट को डिस्कस करके कि ये चीज साबित हुई है, ये चीज साबित नहीं हुई, फिर हम उसकी बुनियाद पे मेंटेनेंस का क्या करेंगे, फैसला करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब अगर ये बात है कि जी टेंटेटिव वो जो है वो क्या कहते हैं, जब इंटरम मेंटेनेंस लगाते हैं तो उसमें डिस्कस नहीं करते ना चीज़ों को डेप्थ में, तो फिर मेरी बात सुने, आज भी हम ऐसे ही करेंगे। हम इंटरम मेंटेनेंस लगाते वक्त बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। तो फिर हम ये जो बातें मैंने कही हैं क्या कि जी वो उसका जी वो उसकी नीड्स देखनी है और को उसका सोर्स ऑफ इनकम देखना, उसका क्या करें। उसका फिर तरीकेकार ये है कि एक पैरा ये लिख दिया जाए कि प्लेंटिफ का कौंसल क्या कहता है, ठीक है, और उसमें वो सारे पैरामीटर के फैक्ट्स तो हमने खुद बनाने हैं ना, क्यों भाई। तो जो मैंने पैरामीटर बनाए हैं, लंबी लंबी कहानियां छोड़े, तो प्लेंटिफ कहता है जी कि इतना ये कमा रहा है, इतना बच्चों का खर्चा है, ठीक है, इतने ये दे सकता है, और जो डिफेंडेंट है उसका लिखे वो कहता है जी मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करते हुए वो जो चीज़ें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो हमने उनके आर्गूमेंट्स में क्या करना है, उनको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। ले जी, अब मैं ज़रा वो असाइनमेंट पढ़ूँ तो आप देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किधर गए, ये वो स्टैटिक पार्ट आ गया, ये पहला पोर्शन आ गया। अब मैं लिख डिफेंडेंट अलोंग विद कौंसल इज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। अब देखना एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, पहले ये कहा था कि आज उसकी अपीयरेंस के लिए था और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए था। अब दूसरे पार्ट में जिसमें ये है कि आज क्या हुआ, मैं लिख रहा हूँ कि वो जी जो है वो क्या कहते हैं, वो भी जो है वो डिफेंडेंट जो है वो आ भी गया है और उसने रिटर्न स्टेटमेंट भी दे दी। हालांकि रूटीन में ऐसे नहीं होता, आप सब लोग जानते हैं कि पहली डेट पे वकालतनामा ही आता है, लेकिन चूंकि हम अब यहाँ फर्ज कर रहे हैं चीज़ें और हमने लॉ के मुताबिक चलना है, और वैसे भी डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस पे खर्चा नहीं लगता, वो उस दिन वो वकालतनामा आता है, फिर अगली डेट पे जाके रिटर्न स्टेटमेंट और जवाब दावा जो है वो जवाब दावा लिखता है और फिर वो खर्चा आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलें, ये मैंने वो लिखा, अब ये दूसरा पार्ट ही चल रहा। अब मैंने यहाँ लिखा, चूंकि फर्स्ट अपीयरेंस पे मैंने खर्चा फिक्स करना था, तो अब मैंने लिखा है आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ इंटरम मेंटेनेंस बाय लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज हर्ड एंड होल रिकॉर्ड पेरूज्ड। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं या ये नीचे वाले पैरे के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें वो बात क्या कि हमने जी अपने ऑपरेटिव पार्ट में वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी थी, ठीक है। तो वो मैंने क्या लिख दिया, इस तरह करके लिख दिया है कि जी उसकी प्लेंट ये बोलती है या कौंसल ये कहते हैं, ठीक है, ताकि वो बात कोर्ट पे ना आए कि कोर्ट ने पता नहीं प्रज्यूम करके तो वो खर्चा लगा दिया। एज पर कंटेंट्स ऑफ द प्लेंटिव्स है प्रेड। देखिए ना, अब थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए कि एक से ज्यादा लोगों का खर्चा लगना है तो फिर हम जमा का सीधा लिखेंगे। Plaintiffs has prayed to fix interim maintenance of each plaintiff at the rate of ₹50,000 per month, with the assertion that presently defendant is not paying maintenance to the plaintiff, that the plaintiff number 2 minor is 10 years old and is a school going child, that only monthly fee of plaintiff number 2 is ₹15,000। अब मेरी बात को और सुने, देखें वही जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे वो मैंने सारे इसके ना इसकी कंटेंट्स में डाल दिए, प्लेंट के कंटेंट्स में डाल दिए, ताकि वो उनको समझ आ जाए सारी बात की, ठीक है। अच्छा, दैट इट इज आल्सो अंडरस्टूड दैट फूड मिल्क क्लोथ, ये मैं बेसिक नीड्स का भी मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। दैट द डिफेंडेंट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब मैं उसके सोर्स ऑफ इनकम का डिस्कस कर रहा हूँ, एंड इज मंथली सैलरी इज ₹70,000। अच्छा जी, फिर दैट द डिफेंडेंट इज द रिच पर्सन एंड ऑनर ऑफ सो मेनी प्रॉपर्टीज, अब मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटस का भी जिक्र कर गया हूँ। डिफेंडेंट इज लिविंग इन द पोश एरिया ऑफ द लाहौर, अब मैं उसके सोशल स्टेटस का भी एरिया कर रहा हूँ। दैट द डिफेंडेंट इज आल्सो ओनर ऑफ ए कार मॉडल 2020। क्यों भाई, कैसा, मैंने वो सारे एज पर प्लेंट करके उसके अंदर डाल दिए। अब मैं डिफेंडेंट का क्या कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ ही हैज डिनाइड ऑल दी अवर्मेंट्स ऑफ द प्लेंट एंड हैज asserted that presently defendant is a jobless person, that the defendant is not owner of any property or car, वो मैंने उसका डिनाइल लिख दिया। क्यों जी, समझ आ गई आपकी बात को। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, और जो हम वो ऑपरेटिव पार्ट उसका लिखने लगे हैं।
देखिए मैंने किस तरह लिखा है। सबसे पहले हमने ये बताना है कि क्या वो प्लेंटिफ और वाइफ जो है वो खर्चे के हकदार हैं भी या नहीं है। तो मैंने लिखा है record depicts that defendant has admitted through written statement that plaintiff number wife is still his legal wedded wife and plaintiff number 2 is his daughter. As marriage to the extent of plaintiff number 1 and paternity to the extent of plaintiff number 2 is admitted, so each of the plaintiff is entitled for interim maintenance. लो जी, सबसे पहले मैंने ये लिखा, और यूजुअली ऐसे ही होता है कि डिफेंडेंट ने एडमिट किया होता है कि हाँ ये अभी भी मेरी वाइफ है। अगर वो कहता ना कि मैं इसको डिवोर्स दे चुका हूँ, तो मैं एक पैरा लिख के कि डिफेंडेंट ये कहता है कि जी मैं तो इसको डिवोर्स दे चुका हूँ, ठीक है, तो फिर मैं वो वाइफ की मेंटेनेंस ना लगाता, ठीक है। अच्छा, और पैटर्निटी भी वो एडमिट कर रहा है, तो मैंने कहा जी वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के। अब वो लगानी कैसे है, वो पैरामीटर में उनके आर्गूमेंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। हमने लिखा है so keeping in view the pleadings of the parties regarding needs of expenditure of the plaintiffs and source of income of the defendant tentatively, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं टेंटेटिवली इनके प्लेडिंग्स में से ये चीजें अखज करके क्या कर रहा हूँ, ₹10,000 पर मंथ इज फिक्स एज इंटरम मेंटेनेंस फॉर ईच ऑफ द प्लेंटिफ टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द इंस्टेंट सूट। अच्छा, अगर मैं ऊपर जिक्र करता ना कि उसने जो है वो क्या कहते हैं बच्ची का 15,000 रुपये फीस की रसीद भी दी है और डिफेंडेंट उसको एडमिट भी करता है, तो फिर हो सकता है कि मैं बच्चे का खर्चा ज्यादा लगाता, क्योंकि 15,000 रुपया तो उसकी फीस है। बल्कि आप अभी भी लगा सकते हैं, ठीक है, या तो वो फीस कम कर दें या इधर बच्चे का खर्चा ज्यादा कर दें। उधर लिखें जी उसकी फीस 1,000 रुपये है, ठीक है, तो फिर दोनों का 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर उसकी फीस उधर 15,000 रुपया लगानी है, तो फिर यहाँ पे ये जो मैं लिख गया हूँ ना कि दोनों का 10,000 रुपया, फिर बीपी का तो 10,000 ही रहने दें, बच्चे का कम से कम 15,000 करें, 15,000 या 20,000 रुपया खर्चा वो करें। देखिए ना, वही बात आ गई ना कि आपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पे वो फैसला करना है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर ईच ऑफ द प्लेंटिफ टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द इंस्टेंट सूट सेड इंटरम मेंटेनेंस विल बी पेड बिफोर 14th डे। वो जो हमने 17A में से इंग्रेडिएंट उठाया था वो अब मैंने यहाँ लिख दिया। इन केस ऑफ डिफॉल्ट सूट विल बी डिक्रीड, वो वार्निंग का भी मैंने जिक्र कर दिया। देखा आपने कि हमें चूंकि लॉ पे ग्रिप थी, हमें चूंकि बेसिक इंग्रेडिएंट्स का पता था, तो हमने वो ऑर्डर जो है वो लिख लिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, प्लीज आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक जज हूँ, मैं 3 साल से फैमिली कोर्ट भी कर रहा हूँ, मेरे लिए ये रोज की बातें हैं। ये हो सकता है ऑर्डर मैंने जो है वो, यानी आप इससे इसका कोई 15% भी लिख दोगे ना, या जिस तरह आप लोगों ने लिखा है वह गुड, अब सब पास है उसमें जो आप लोगों ने अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैं कैसे ये लिखूंगा। भाई हमने लर्न करना है, हमने एक दूसरे से लर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप आए ना इधर, तो फिर हमने क्या चीजें देखी थी, हमने देखा था उसके 3 हिस्से होते हैं। फॉर व्हाट पर्पस द केस वाज फिक्स, ठीक है, और दूसरे में क्या था, व्हाट हैज बीन डन, ये अब हमने कर लिया, फिक्स कर दिया। अब लास्ट क्या था, फॉर व्हाट पर्पस द केस हैज बीन अर्जर्ड। अब आप जरा मुझे जल्दी से बताएं ना कि डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस पे वो आ गया प्लेंटिफ, ठीक है, तो अब उसके बाद उसके आ गया, उसने रिटर्न स्टेटमेंट दे दी है, तो अब आगे केस किस पे जाएगा, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन पे। याद आया, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन पे जाएगा ना, तो फिर हम इसमें उसको किसके लिए फिक्स करेंगे, हम प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग के लिए, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स और पेमेंट ऑफ इंटरम मेंटेनेंस, इसके लिए हम फिक्स करेंगे। अब आप देखें ना जरा ये क्वेश्चन को। Now come for personal appearance of the parties for pre-trial reconciliation proceeding। मैं लिखना भूल गया हूँ, प्लीज। Appearance of the parties for pre-trial reconciliation proceedings as well as for payment of interim maintenance on dates रूल लिखनी है on 16/5/2020 और डेट छोटी डालनी है, फैमिली मैटर्स में छोटी डेटें होती हैं, ठीक है, और नीचे वो हो गया। तो लो जी डियर मेंबर्स, मैंने आपको वो लॉ बताया, मैंने आपको उसके आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग सिखाया, मैंने आपको बताया एक ऑर्डर के कितने हिस्से होते हैं, फिर मैंने आपको बताया
क्या ऑर्डर लिखने के लिए लॉ के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए? अगर लॉ के ऊपर ग्रिप है तो वो ऑर्डर लिखना आपके लिए कोई इशू नहीं है। अब हम लोग इसको आगे, मैंने वो एक चैट रूम बना दिया बैंड पे, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। आपकी अगर कन्फ्यूजन होंगी मैं उसका भी जवाब दूंगा। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है, वो क्या है, थ्रू कमेंट्स अंडर प्रेजेंट पोस्ट आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने कमेंट्स के थ्रू ये आंसर लिखना है ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो देखी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरम ऑर्डर। अब आप खुद समझे मैंने क्या पूछा। व्हाट आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द एन ऑर्डर, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर फिक्सेशन ऑफ इंटरम मेंटेनेंस। Please also question if any through comments. Also comment about present lecture. Stay blessed. मुझे आपने याद रखना है अपनी दुआओं में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हम डिस्कस करते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।